नमस्कार दोस्तों। आज का हमारे विषय है कक्षा 7वीं हिंदी वसंत भाग 2 पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां और पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। इस पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहले मैं इस पाठ की कहानी थोड़ी से शब्दों में बता देता हूं कि हमने इस पाठ को पहले पढ़ा था, इस पाठ में क्या क्या बताया गया था। इस पाठ में हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक श्री नागार्जुन हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां मैदानी क्षेत्र में अत्यंत शांत और गंभीर लगती है। लेखक के मन में इन नदियों के प्रति अत्यंत श्रद्धा के भाव हैं। वह इनमें माँ, दादी, नानी, बुआ, मामी, मौसी आदि की गोद की भांति डुबकियां लगाया करता था। लेखक ने इन नदियों को हिमालय की गोद में उछलते कूदते एवं शोर मचाते देखा, किंतु जब ये मैदान में पहुंचती है तो यह हंसना, कूदना और उल्लास न जाने कहाँ गायब हो जाता है। लेखक हिमालय की बेटियों की बाल लीला से अत्यंत प्रभावित हुआ। लेखक हिमालय की इन बेटियों के विषय में बताता है कि न जाने इनका कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार अत्यंत तत्परता से बहती चली जा रही हैं। बर्फ की चोटियों एवं घाटियों पर लीलाएं कर रही हैं। देवदार, चीड़, सरों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपना बीता बचपन याद आ जाता होगा। लेखक को लगता है कि हिमालय न जाने इनके नटखट बचपन को कैसे झेलता होगा। लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को लेकर अत्यंत सुंदर कल्पना की है। वे नदियां हिमालय से निकलकर सागर में जा मिलती हैं। लेखक ने इन्हें बूढ़े हिमालय की गोद में खेलने वाली नटखट बालिकाएं बताया है। लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को एक दामाद के रूप में प्रस्तुत किया है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का उल्लेख संस्कृति साहित्य में भी मिलता है। कालिदास के विरह यक्ष ने अपने मेघदूत को बेतवा नदी के प्रति प्रेम का विनिमय देने को कहा था। इससे पता चलता है कि महाकवि कालिदास भी नदियों से अत्यंत प्रभावित थे। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता बताया है, किंतु लेखक इन नदियों को माता से पहले बेटियां समझता है। लेखक ने तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर उसके रूप को निहारा था और वह इससे इतने प्रभावित हुए कि गीत गुनगुनाने लगे थे, जो पिछले पाठ में हमने देखा था। तो अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, यानी बहुत पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखता है। यानी माँ तो लगभग हर कोई मानता ही मानता है, लेकिन इनको लेखक ने और किन किन रूपों में माना है। तो कहता है, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है। यानी जिस प्रकार माँ हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार नदियाँ भी पालन पोषण करती है, हमारे खेतों को सींचती है। लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी यानी प्रेमिका, बहन यानी सिस्टर रूपों में भी देखते हैं। इन रूपों में भी उन्होंने देखा है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। नदी को नद यानी पुल्लिंग बनाकर नद कहा गया है। नद क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी हैं, ठीक है, और पुल्लिंग में इनको नद बोल दिया गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी है, यानी सारी नदियाँ इसमें इन दो नदियों में मिली हुई हैं। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। यानी हिमालय का जो दिल पिघला हुआ है, यानी उसकी एक एक बूंद से ये बनी हुई हैं। इनका रूप विशाल है और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है, यानी इतना सुंदर है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। यानी समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने में, यानी इनसे शादी करने में भी अपने आप को गर्व महसूस करता है।
हाथ पकड़ना यानी इनसे शादी करना, क्योंकि ये नदियाँ समुद्र में आकर मिलती हैं तो करके ये बोला गया है। आगे कहता है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं, यानी नदियाँ मानव का कल्याण ही कर रही हैं, यानी मनुष्यों का पालन पोषण कर रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाते हैं, इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदियों को दूषित करने के में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोकमाता का दर्जा दिया है। आगे प्रश्न नंबर 4 आता है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की, अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा, केले से भरे जंगलों की प्रशंसा की है, यानी इन अनुपम सौंदर्य की भी उन्होंने प्रशंसा की है। प्रश्न नंबर 5 है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं, यानी तब से क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। तो लेखक हिमालय से निकलने वाली नदियां अब इतनी यानी अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है। इनमें क्या है कि पवित्रता और इतना मूल रूप इनका नहीं रहा है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा, यमुना जैसी नदियां इनका ज्वलंत उदाहरण हैं, इनका ये उदाहरण है। आगे प्रश्न नंबर 6 है, कहता है कि अपने संस्कृत शिक्षक के से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है कि हिमालय पर भगवान शिव रहते हैं। आगे आता है भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। ख, माँ और दादी मौसी मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। अन्य पाठों में ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए। क्या कहता है कि ऐसा एक है, सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। नंबर 2, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। नंबर 3, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। नंबर 4, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। नंबर 5, संध्या को सौपन की भांति गुजार देते हैं। आगे आता है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने था। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ के इस तरह के अनेक और उदाहरण ढूंढने हैं। तो ये कहता है कि नदियाँ संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती है। जितना ही हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती है। बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। प्रश्न नंबर 9 है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उनके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। जिस प्रकार विशेषण
है संभ्रांत और विशेष्य आगे दिया गया है वर्षा, तो इनको आगे मिलाएंगे। चंचल जंगल, समतल महिला, घना नदियाँ, मूसलधार आंगन, तो इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है? देखो संभ्रांत, संभ्रांत क्या थी? महिला थी। चंचल क्या है? नदियाँ हैं। समतल क्या है? आंगन है। घना क्या है? जंगल है। और मूसलधार क्या थी? वर्षा थी। आगे कहता है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, इनका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोलकर यानी खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। तो आ गया छोटी बड़ी यानी छोटी और बड़ी, दुबली पतली दुबली और पतली, भाव भंगी भाव और भंगी, माँ बाप माँ और बाप। आ गया था नदी को उल्टा लिखने में, नदी को अगर उल्टा लिखते हैं तो दिन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिन्हें उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बनाए जा सकते हों। तो इसने कुछ दिए हैं, जैसे नव का वन बन जाता है, राम का मरा बन जाता है, राही का हीरा बन जाता है, धारा का राधा बन जाता है और नामी का मीना बन जाता है। आगे समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे वेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रावती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य अर्थ भी लिखने हैं। इस प्रकार सतलुज, रोपड़, विपाशा, झेलम, चिनाव, अजमेर, बनारस, विषमता, वितरसता, रूपपुर, सतद्रुम, वाराणसी, अजमेरू। सतलुज को सतद्रुम, झेलम, वितस्ता, रोपड़, रूपपुर, अजमेर, अजमेरू, बनारस, वाराणसी, विपाशा, चिनाव। आगे आता है उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर वे कैसे खेला करती थी। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम कैसे ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों में समान 3 उदाहरण सोचिए और दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। ही के प्रयोग वाले वाक्य हैं, वे शायद ही यह काम पूरा करें। और नहीं के प्रयोग वाले, कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता। ही वाला, उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ, यानी शायद ही उनको पता हो सकता है पता नहीं हो। मैं ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आया, यानी मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आया। आगे आता है आज मोदी जी को कौन नहीं जानता, राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता। इस प्रकार से हमने यह पाठ पूरा कर लिया है। इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।